प्यारे बच्चों, अभी एक वीडियो के माध्यम से आपको पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के बारे में और उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है। अब आपको प्राकृतिक गैस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये प्राकृतिक गैस जो है आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी तेज़ी से यह ईंधन का रूप लेता जा रहा है और प्राकृतिक गैस की प्राप्ति स्थल जो है यह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में ही पाया जाता है। यह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में तो होता ही है, मशीनों को चलाने के लिए गैस से मशीनें चलती है। अब जैसे वाहन भी इससे चलाए जाते हैं, विद्युत का उत्पादन होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी इससे चलाई जा रही है। यह तेज़ी से प्राकृतिक गैस जो है ईंधन का रूप लेता जा रहा है। भारत में इसका संचित भंडार 700 अरब घन मीटर है, 700 अरब घन मीटर, और इसका उपयोग जो है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। 1984-85 में 723 करोड़ घन मीटर था और 2004-05 में यह 3082 करोड़ घन मीटर इसका उत्पादन हुआ। लगातार इसके उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है। 1984 में ही सरकार ने गैस प्राधिकरण बनाया और इसके माध्यम से उपभोक्ताओं तक यह प्राकृतिक गैस पहुंचाया जाता है। अब बताइए, प्राकृतिक गैस में जो गैस के माध्यम से यदि पाइप के माध्यम से इसको अब घर तक भी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो प्राकृतिक गैस के बारे में हम आपको बताएं। अब इसके बाद हम बता रहे हैं विद्युत में आपको जल ऊर्जा के बारे में। जल ऊर्जा जो है जल शक्ति, यह जल शक्ति के बारे में बता रहा हूँ, विस्तृत ज्ञान आपको दे रहा हूँ। जल शक्ति जो है या जल विद्युत के उत्पादन जो है, पहले तो हम जल से विद्युत का उत्पादन नहीं कर पाते थे, लेकिन जब पोर्टलैंड सीमेंट आ गया और पोर्टलैंड सीमेंट के बाद से यह तेज़ी से हमारे जीवन में आगे की ओर बढ़ने लगा और पोर्टलैंड सीमेंट के आने से हम जैसे नदियों को बांधने में सक्सेस हुए और 20वीं शताब्दी में हम नदियों को बांधकर और इससे जल विद्युत की प्राप्ति करना शुरू किए, क्योंकि यह जल विद्युत जो है अक्षयशील संसाधन है। जल जिसकी यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है और भारत की सभी नदियां जो है सो सदावाहिनी है। अब इसके बारे में आपको ज्ञान बता रहा हूँ कि 2 प्रकार के कारकों का होना जरूरी है जल शक्ति, जल विद्युत के उत्पादन के लिए, जल शक्ति के उत्पादन के लिए 2 प्रकार के कारक चाहिए। जल शक्ति के प्राप्ति के लिए 2 प्रकार के कारकों की आवश्यकता है। पहला कारक है 1 नंबर भौतिक कारक। भौतिक कारक। दूसरा कारण है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। ये भौतिक कारक क्या है? देखिए, भौतिक कारक है कि पहले सदाबहानी नदियाँ चाहिए। भौतिक कारक में सदाबहानी सालों भर बहने वाली नदी चाहिए। तीव्र नदोत्तर ढाल चाहिए, नदी का ढाल भी होना चाहिए। अपार जल राशि चाहिए, अधिक मात्रा में जल होना चाहिए और जल का तीव्र वेग भी होना चाहिए। तो यह 4 कारक सदाबहानी नदियाँ, अपार जल राशि, जल का तीव्र रफ्तार और नदोत्तर ढाल, मतलब तीव्र ढाल भी होना चाहिए, प्राकृतिक ढाल होना चाहिए। यह भौतिक कारक के अंतर्गत आता है जो नेचुरल फैक्टर कहा जाता है। इसको जो है सो इसके बिना हम जल विद्युत की स्थापना कर सकते। और दूसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में हम विद्युत काहे को पैदा करेंगे जब हमें विद्युत की आवश्यकता नहीं रहेगी? तो सघन औद्योगिक क्षेत्र चाहिए जहाँ विद्युत की आपूर्ति
सुनिश्चित की जा सके। औद्योगिक क्षेत्र चाहिए, इसके उत्पादन के लिए कुशल श्रमिक चाहिए, उच्च टेक्नोलॉजी चाहिए, परिवहन का साधन होना चाहिए, आने जाने का रास्ता होना चाहिए। यह सब आता है आर्थिक कारक के अंदर। तो आप जान गए कि जल विद्युत के उत्पादन के लिए दो प्रकार के कारकों का होना जरूरी है, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। जल विद्युत के लिए चाहिए ही निश्चित रूप से। अब इसके बाद चर्चा कर रहे हैं आपको सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा क्या है? सौर शक्ति, सूर्य के प्रकाश से यह शक्ति प्राप्त होती है, अभी कभी समाप्त होने वाली नहीं शक्ति है, नवीकरणीय है, अक्षयशील है। ऐसे स्रोत है जिसका समाप्ति होना संभव नहीं है। तो ऐसी सौर ऊर्जा के बारे में जानेंगे हम। इसमें होता क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल पर, वोल्टाइक सेल माने एक प्रकार का शीशा है, फोटोवोल्टाइक सेल पर सूर्य की किरणें को विपासित करके उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उससे हम विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण चला सकते हैं। हीटर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे। अब तो बड़े मात्रा में इससे शक्ति उत्पन्न हो रहा है और भारत इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है। देश में सबसे ज़्यादा उपयुक्त परिस्थितियाँ राजस्थान में होती है, क्योंकि वहाँ जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ता है। ऐसे तो पूरे भारत में गर्मी पर्याप्त पड़ती है और ये सौर शक्ति से हम आराम से अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली सारी शक्ति के साधनों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को इससे चला सकते हैं। तो अब यह आप जाने आप सौर शक्ति क्या है और कैसे विद्युत की प्राप्ति होती है, इसके बारे में। अब इसके बाद सौर शक्ति के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं आणविक एनर्जी के बारे में। ये भी सुन लीजिए, परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति धरातल के अंदर से यूरेनियम नामक एक तत्व पाया जाता है, ग्रेफाइट में पीच ब्लेड पाया जाता है, प्लूटोनियम पाया जाता है। ये सब जो धरातल के अंदर ये आणविक खनिज पाए जाते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन को जब तोड़ा जाता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और उस ऊर्जा उत्सर्जन से हम विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण चला सकते हैं। भारत की परमाणु का यूज आजकल के दौर में विनाशक काम में भी हो रहा है, लेकिन इसका उपयोग भारत में अच्छे काम के लिए होता है। इससे विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है और भारत में अब तक जितने विद्युत शक्ति है इसके बारे में मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ। बच्चों, ये परमाणु शक्ति के बारे में बता रहे थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थों से शक्ति प्राप्त किया जाता है। अब इसमें पहला है जो देश में 1955 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्हीं के प्रयास से तारापुर में देश का पहला परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया। यह देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह। यहाँ 200 मेगावाट के 2 रिएक्टर स्थापित हैं, जहाँ से विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। इसमें विशेषता है यहाँ यूरेनियम के जगह पर थोरियम से बिजली प्राप्त की जाती है। यूरेनियम के स्थान पर थोरियम यूज किया जाता है, क्योंकि भारत में यूरेनियम के भंडार की कमी है, इसलिए थोरियम को यूरेनियम के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा रिएक्टर है। उसके बाद है राणा प्रताप सागर। यह तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र मुंबई में है। और यह जो राणा प्रताप सागर है यह है आपको राजस्थान में। राजस्थान में यह है। यहाँ भी 235 मेगावाट की 2 इकाइयाँ, यहाँ से भी विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। उसके बाद कल्पकम, यह आपके तमिलनाडु में 335 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है यहाँ कल्पकम से, तमिलनाडु में।
उसके बाद नरौरा परमाणु विद्युत गृह, यह नरौरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में है नरौरा, यहाँ से 235 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद ककरापारा, ये गुजरात में मोदी जी के राज में यहाँ 1992 में यहाँ यह परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया। उसके बाद कैगा है, कर्नाटक में स्थापित है। इस तरह से उसके बाद कुंडलकुलम है, यह जो है अभी पूरा निर्माणाधीन है, अभी तैयार नहीं हुआ है। इस तरह से भारत में परमाणु शक्ति के बारे में हम बताया था। आज आपको मैंने बताया, पहले वीडियो में मैंने बताया था कोयला के बारे में, दूसरा वीडियो में मैंने डाला पेट्रोलियम के बारे में अकेला, तीसरा वीडियो में आपको जल शक्ति के बारे में बताया, परमाणु शक्ति के बारे में बताया, प्राकृतिक गैस के बारे में बताया, और अब बताने जा रहे हैं शक्ति के संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे, इसी के बारे में बता रहे हैं। गैर ऊर्जा प्राप्ति के जो माने गैर पारंपरिक जो स्रोत हैं, जिसमें पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा में आपको खंबात की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है गुजरात में सबसे ज़्यादा संभावना है, चूँकि समुद्र के किनारे जो भारत का प्राकृतिक जो बनावट है भारत का, और प्राकृतिक बनावट इस तरह से है, भारत का दक्षिणवर्ती जो क्षेत्र है वह जो है प्रायद्वीपीय आकृति होने के कारण यहाँ भारत का दक्षिण का जो भाग है समुद्री एरिया प्रायद्वीपीय आकृति, तो लंबी तटवर्ती क्षेत्र है भारत, एक किनारे जिसमें समुद्र से हवाएं तेज चलती है, जिसके कारण आसानी से पवन ऊर्जा यहाँ स्थापित किया जा सकता है। आपको गुजरात में सर्वाधिक संभावना है, उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में, आपको केरल में, इधर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, जो भी तटीय राज्य है सभी राज्यों में पवन ऊर्जा आसानी से संचालित किया जा सकता है। इसकी अपार संभावना। इसके अलावा आपको बता रहा हूँ, यदि समुद्री यदि भूतापीय ऊर्जा की भी प्राप्ति है। लेह लद्दाख क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा मिलती है, वहाँ पर समुद्र के धरती के अंदर से लोग गर्मी की व्यवस्था करता है, वहाँ से लोग दुर्गाबाड़ी एक जगह है, वहाँ से भी गर्मी की प्राप्ति होती है इस तरह से। अब आपको बता रहा हूँ कि ऊर्जा का संरक्षण कैसे करेंगे। ऊर्जा संरक्षण आप अच्छी तरह से जानते हो कि पारंपरिक ऊर्जा समापनीय संसाधन, हम कोयला का उपयोग करते जाएंगे, एक दिन कोयला का जो मात्रा है धरती के अंदर से समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद से किस चीज़ का उपयोग करेंगे? इसलिए हमें मित्य व्ययी बनना होगा। एक नंबर उपाय है मित्य व्ययिता। यानी मित्य व्ययी होना पड़ेगा, हमको फिजूल खर्ची को बंद करना होगा, बिल्कुल मित्य व्ययी होना। दूसरा है वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। ये वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी है। हम इसके जगह पर हम पारंपरिक ऊर्जा के जगह पर गैर पारंपरिक ऊर्जा यूज करें, इससे हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तीसरा है उपाय, हम नए क्षेत्र का खोज करें, नए क्षेत्रों का खोज करें, सैटेलाइट के जरिए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पता चला है गंगा के द्रोणी में विशाल मात्रा में खनिज तेल का भंडार है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, पता लगा के रख दिया गया। इस तरह से नए क्षेत्रों का खोज करेंगे। हम खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में अनेक जगह पर खोजने पर पता चला है धरती के अंदर काफ़ी खनिज तेल पाया गया है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के अभाव में। तो इस तरह से हम नए क्षेत्र को खोज करके भी हम ऊर्जा संकट से निपट सकते हैं। और चौथा काम है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा भी हम इस संकट से निपट सकते हैं। जिस देश में खनिज ऊर्जा नहीं पाया जाता है, ऊर्जा संसाधन की कमी है, वह एक देश दूसरे देश से बिना किसी भेदभाव का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा हम ऊर्जा संकट से निपट सकते हैं। इसके लिए WTO की स्थापना की गई है, ओपेक की स्थापना की है, वर्ल्ड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इस तरह से अनेक G8 है, G7 है, ये सब जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा जो बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे भी आपस में सहयोग करके भेदभाव को मिटा करके हम ऊर्जा संकट से निपट सकते हैं। इसके साथ ही
यह शक्ति संसाधन का पाठ समाप्त हुआ। बस बच्चे, अब इसके आगे वाले वीडियो में अगले दूसरे पाठ में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए